नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। आज दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कल यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए जीआरएफ कुछ अंकों से नहीं हो पाया, बट इस बार के प्रयास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जीआरएफ को क्वालिफाई करें। नेट तो हो गया है, तो ये छोटी सी सफलता, इसका एक क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि आप भी हमारी इस यात्रा में शामिल हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम आपके सामने टॉपिक है हमारा दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पिछले टॉपिक में जैसा कि आप जान चुके हैं, हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी, उसके बाद हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की और गांधी इरविन समझौते की बात की। और हमने आपको बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट में जो गांधी जी थे वो राजी हो गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए और उन्होंने दोस्तों कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हमारे इतिहास में क्या महत्व है और इसने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका अदा की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये कहाँ संपन्न हुआ और कब संपन्न हुआ दोस्तों। तो ये इसका दोस्तों अगर टाइम पीरियड देखें तो 7 सितंबर 1931 को यह प्रारंभ हुआ। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक इसकी बहुत सारी जो बैठकें थी दोस्तों आयोजित की गई। तो मेरे ख्याल से आपको टाइम तो पता ही चल गया होगा, 1931। ठीक है, दूसरा सवाल, और इस सवाल पर बहुत सारे हमारे भाई बहन ध्यान नहीं देते हैं और अभी एग्जाम में पूछा था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये किस महल में हुआ था दोस्तों, और इसका बहुत सारे हमारे भाई बहनों को नाम नहीं पता था। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था महल में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा। अगर हम कुल प्रतिनिधियों की दोस्तों बात कर ले तो इस गोलमेज सम्मेलन में टोटल लगभग 31 प्रतिनिधि शामिल हुए जो भारत का प्रतिनिधित्व लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कर रहे थे। ठीक है, अगर हम कांग्रेस के प्रतिनिधि की बात करें दोस्तों तो महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र ही ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। ना ही इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और ना ही तीसरे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेना कि कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दोस्तों भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे एक ऐसे तेज तर्रार वकील और भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों प्रतिभाग किया था। और इन्होंने हमारे दलित वर्ग यानी कि अछूत वर्ग भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, इसका प्रतिनिधित्व तो इन्होंने किया था। ठीक है, अगर हम कांग्रेस कार्य समिति की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस कार्य समिति की जो महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप पूछ ले कि क्या सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी तो जी हाँ बिल्कुल, वो महात्मा गांधी के साथ गई थी और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की महिला सदस्य के रूप में दोस्तों भाग लिया। अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों, तो भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में एनी बेसेंट शामिल हुई थी। ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था दोस्तों, तो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में बात करें, क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में सवाल कि क्या मदन मोहन मालवीय गए थे, तो जी हाँ, महामना जी गए थे, भारत रत्न मालवीय जी गए थे और इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व दोस्तों इन्होंने किया था। और इसकी चर्चा अभी हमने की थोड़ी देर पहले कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये तीनों ही सम्मेलनों में दोस्तों इन्होंने प्रतिभाग किया था। ठीक है, अगर उस समय देख लें भारत मंत्री कौन था दोस्तों, तो उस समय जो भारत मंत्री थे वो सैमुअल हक थे। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। जब द्वितीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो सारे प्रतिनिधि सारे बदल दिए गए। उस समय भारत मंत्री किसको बनाया गया, सैमुअल हक को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बताया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था।
और इसके बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे तो क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अपना वायसराय ही चेंज कर दिया और इन्होंने लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, तो अब कौन हो गए भारत के वायसराय? इरविन के बाद कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। और इनकी सोच बिल्कुल लॉर्ड इरविन से चेंज थी दोस्तों। लॉर्ड इरविन थोड़ा सा सहानुभूति रखते थे भारतीयों के साथ, और जो उन्होंने गांधी जी के साथ पैक्ट किया, लॉर्ड वेलिंगटन कहते थे ये भूल है, इरविन को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो भारतीयों के साथ बराबरी के स्तर पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ये हम ब्रिटिशर्स का एक क्या है, एक अपमान है। तो वो जब आए ना तो उन्होंने जो जो इरविन ने सुधार किए, जो जो भारतीयों को सहूलियतें दी ना, वेलिंगटन ने वो सारी सहूलियतें वापस ले ली। और इसका वेलिंगटन का मानना था कि जैसे ही कोई आंदोलन हो तुरंत प्रहार करो, कड़ा दमन करो, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको आप क्या करिए, आंदोलन को कड़ी डंडे लाठी गोला बारूद से बिल्कुल उसको दबा दो। तो ये वेलिंगटन की सोच थी, और ये वेलिंगटन की सोच नहीं थी, ये पूरे ब्रिटिशर्स की सोच थी दोस्तों, जो दिखाता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, मैंने बताया था कि 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले थे उसके पहले ही गांधी जी ने यह बात व्यक्त कर दी थी कि मैं जा जरूर लंदन रहा हूं, मैं राजी भी, हम इन लोगों ने हमको कर लिया और मैं जा भी रहा हूं, मगर कोई जरूरी नहीं है कि जिन उद्देश्यों को, जिन बातों को लेकर के मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा हूं, उन उद्देश्यों में मैं सफल हो पाऊं या वो बातें वहां पर संपन्न हो सके। गांधी जी को पहले से ही आशंका थी और हुआ भी दोस्तों ऐसा। गांधी जी को आशंका थी कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, और गांधी जी खाली हाथ दोस्तों लौटे। ठीक है, तो 12 सितंबर दोस्तों, 12 सितंबर 1931 को गांधी जी, ये जो क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि किस जहाज से, ये दोस्तों पानी वाला जहाज है, हवा वाला जहाज नहीं है। ठीक है, एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में महात्मा गांधी पहुंच गए थे। ठीक है दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा, एस राजपूताना जहाज से जो आपके थे महात्मा गांधी 12 सितंबर को लंदन पहुंच गए। और एक दो बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैंने बताया था तीनों जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों की बात कर लो कॉमन रूप से, इनको बुलाया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में आई थी, इस पर चर्चा करने के लिए और संवैधानिक सुधारों को करने के लिए। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था गोलमेज सम्मेलनों का, कि संवैधानिक सुधार करना। ठीक है, संवैधानिक सुधार करना। और ये पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि गांधी जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किए थे। ठीक है, और एक ही मैं आपको दिलचस्प वाक्य बताता हूं। डॉक्टर अंसारी का नाम आप सुनते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी एक बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे दोस्तों। ठीक है, बड़े नेता थे कांग्रेस के, और महात्मा गांधी चाहते थे कि जो डॉक्टर अंसारी हैं वो कांग्रेस के एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करें, क्योंकि गांधी जी पूरे ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहते थे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब एक हैं और कांग्रेस सभी का प्रतिनिधित्व करती है। मगर डॉक्टर अंसारी ने वहां पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया था मुस्लिम लीग और अन्य काफी मुस्लिम नेताओं ने, जो सांप्रदायिक विचारधारा था कि आप भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा जो कांग्रेस और गांधी जी का पक्ष था ना दोस्तों, डॉक्टर अंसारी के मना करने से थोड़ा सा कमजोर हो गया था। क्यों कमजोर हो गया था अभी आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं तो गांधी जी का दावा था कि जो कांग्रेस है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस ने अपनी इस बात को बड़े ही डंके की चोट पर कहा कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। मगर गांधी जी को दोस्तों चुनौती मिली, और चुनौती एक नहीं मिली, पूरी 3 चुनौतियां गांधी जी के इस दावे को मिली कि गांधी जी आप किसी भी मायने में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। देखिए दोस्तों कैसे, तो जब कांग्रेस जी ने दावा किया तो पहला हाथ खड़ा हुआ मुस्लिम लीग का,
मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं दोस्तों। तो गांधी जी को अब देखिए, हम भारतीय ही वहां लंदन में लड़ रहे हैं, बताओ अब ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जब हम ही आपस में नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम क्या हैं, तो वहां पर क्या कहानी सुनी है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने रोटी खा ली थी, और बंदर कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, है ना, रोटियां खा रहे हैं बैठ के, खिलाते रहो खाते रहो। ठीक, तो पहली आवाज किसने उठाई गांधी जी के खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग ने बोला गांधी जी कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है। बात यही नहीं रुकी, एक हाथ और खड़ा हुआ, और वो था राजे रजवाड़ों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा गांधी जी कांग्रेस सिर्फ उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करती है जहां पर हम लोग नहीं हैं, हमारी रियासतों का जो क्षेत्र है, जो भू क्षेत्र है, उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रिटिश शासित है, जिस पर अंग्रेज सरकार रूल कर रही है। आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं दोस्तों। तो राजे रजवाड़े भी गांधी जी के इस दावे के खिलाफ हो गए। नंबर 3 पर बात यही नहीं रुकी, और बात आगे बढ़ी, और ये बात आगे ऐसी बढ़ गई कि समझ लीजिए मारपीट नहीं हुआ, गांधी जी का अम्बेडकर साहब का लिपटम लिपटा नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। बड़ा विवाद हो गया गांधी जी का अम्बेडकर का। अम्बेडकर साहब ने कहा, बड़े तेज तर्रार वकील थे, बड़े ही युवा अवस्था में थे उस समय, गांधी जी कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जो हमारा दलित वर्ग है, जो हमारा प्रताड़ित वर्ग है, जो हमारा शोषित वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को जगह ही नहीं दी है। और यहाँ पर दोस्तों ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए, गांधी जी बहुत ही रुष्ट हो गए, और मन व्यथित हो गया कि बताओ हम भारतीय ही आकर के यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम क्या उम्मीद करें कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। पहले हम एकता के लिए तो लड़ लें, पहले हम तो एक हो जाएं, आज़ादी तो भी कोसों दूर है। और यहाँ पर दोस्तों अलग निर्वाचक मंडल जो था ना, 1909 में मुस्लिमों को दिया गया, 19 में सिखों को दिया गया, अब सब मांग करने लगे, एंग्लो इंडियंस कहने लगे हमें भी अलग निर्वाचन चाहिए, और अम्बेडकर साहब ने दलितों के लिए 71 सीटें अलग से मांग ली कि हमें अलग से सीटें चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने दलितों के लिए एक क्षेत्र की मांग कर ली। तो दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक का मतलब दोस्तों ये होता है कि दलित ही खड़ा होगा, दलित ही वोट करेंगे, और वहां के जितने भी कर्मचारी होंगे सारे दलित होंगे। यानी कि एक हिसाब से भारत टूटेगा, कई भागों में टूटेगा, और गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि यही हो जाए, सब अलग अलग हो जाए, और उनकी तो नीति ही थी फूट डालो राज करो। तो देखिए फूट नजर आ रही, पहले मुस्लिम अलग, रजवाड़े तो अलग थे ही, अब दलित वर्ग भी अलग बांटने लगा। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन का मुद्दा मुख्य मुद्दा बन गया। ठीक है, अब जरा बात करने की इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हुई। तो इसमें दोस्तों एक भारतीय संघ की बात की गई कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, और इसमें राज्य रजवाड़े ब्रिटिश क्षेत्र सारा कुछ शामिल होगा। मगर दोस्तों 1935 के अधिनियम में इन बातों को अपनाया गया, मगर राजा रजवाड़ों ने इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिशर क्षेत्र में शामिल होने से मना कर दिया, और वो चीजें जमीन पर नहीं उतर आई। और इसमें कहा गया एक हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी करेंगे, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1935 के अधिनियम में प्रावधान भी किया गया और स्थापना भी की गई। ठीक है, गांधी जी ने बड़ी ही वकालत की कि हमें औपनिवेशिक स्वराज चाहिए, यानी स्वराज चाहिए, विदेशी मामला संचार व्यवस्था सब आपके पास रहेगी, अंदर तो हमको स्वशासन दे दो। मगर ब्रिटिश सरकार ने देने से साफ तौर पर मना कर दिया कि गांधी जी हम ये सब नहीं देने वाले, हम अगर आपको दे देंगे तो हम शासन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे की अगर हम थोड़ा निष्कर्ष रूप में चले कि क्या परिणाम निकले, तो 1 दिसंबर दोस्तों 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। यानी कोई रिजल्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नहीं निकला,
और गांधी जी को 28 दिसंबर 1931 को खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा। और जो भारत लौटे जहाज से, तो वहां पर एक भीड़ ने उनका बहुत ही फूल मालाओं के साथ गांधी जी का स्वागत किया। और गांधी जी ने 2 शब्द कहे, उन 2 शब्दों को मैं सुनाता हूं। मैं खाली हाथ लौटा हूं। गांधी जी ने क्या कहा? मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। यानी जो लोग वहां पर देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं। गांधी जी ने ये बात कही। और फिर आकर के अगली ही डेट यानी 29 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की दोस्तों बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय लिया गया कि हम पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और 29 दिसंबर को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों वापसी होती है और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से छेड़ देते हैं और फिर से सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी को भी पूना की यरवदा जेल में दोस्तों बंद करके डाल दिया जाता है और बाद में अंबेडकर जी का और गांधी जी का पैक्ट होता है। अगली वीडियो में इसके आगे हम दोस्तों चर्चा करेंगे। अगली वीडियो हमारी रहेगी कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया दलितों को, और पूना समझौता, ठीक है, यानी गांधी जी का और अंबेडकर साहब का, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, जो भी आपके लिंक हो, सोर्सेस हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, ठीक है। और हमारे परिवार का हिस्सा बने। जब कोई परिवार में जुड़ता है तो सबको खुशी होती है, जुड़ने वाले को भी और छोड़ने वालों को भी, ठीक है दोस्तों। तो शाम को मिलेंगे 7:30 बजे लाइव एसएससी जीडी की क्लास में, और कल सुबह इसी के अगली वीडियो मैं आपको दूंगा। मेरी सारी वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अच्छे वीडियो बनाई हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, विश्व गुरु एक दिन बनेगा भारत।